हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर इतने दिनों से एक्टिव ना होने का कारण मेरी पीएचडी में दाखिले लेने की व्यस्तता थी। और सच कहूँ तो ये जो कंप्लीट जर्नी है इसमें थोड़ा स्ट्रेस भी था, क्योंकि जब आप जेआरएफ क्रैक कर लेते हो तो आपके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है कि आपको विदिन 3 इयर्स के टाइम ड्यूरेशन में ही पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज़ वो जो जेआरएफ की वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो जाती है। तो मेरे पास टाइम था, लेकिन फिर भी मतलब आप जितनी जल्दी इसमें इनरोल हो जाइए उतना बेहतर है, क्योंकि पीएचडी भी एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और उसके लिए मैं चाहूँगी आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पीएचडी में एनरोलमेंट लेने की कोशिश करें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है कि हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी नेट और जेआरएफ को एग्जाम्प्ट करती हैं और डायरेक्ट उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल करती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें जेआरएफ वालों का भी एग्ज़ाम लिया जाता है, ठीक है। तो यानी कि उन्हें भी एंट्रेंस की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो फाइनली मेरा सिलेक्शन इग्नू पीएचडी में हो गया है और ये जो कंप्लीट जर्नी थी वो मैं आप लोगों के साथ आज ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमने इस इंटरव्यू को दे दिया है और मन में एक ऐसा होता है कि हमारा सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है। सबसे पहले इग्नू पीएचडी को लेकर जो लोगों में एक भ्रांति बनी हुई है कि ये एक ओपन कोर्स करवाती है इग्नू, तो शायद पीएचडी भी यहाँ से ओपन होती होगी, ठीक है। तो ये जो भ्रम लोगों में बना हुआ है, ये जो भ्रांति लोगों में फैली हुई है, वो इसलिए क्योंकि हमें ये लगता है कि इग्नू जो है वो मुक्त विश्वविद्यालय है और इसके सारे कोर्सेज जो हैं वो ओपन से होते हैं, इसलिए पीएचडी भी ओपन से होती है। तो ऐसा नहीं है, जो इग्नू है इसके सारे कोर्सेज ओपन से होते हैं, लेकिन जो पीएचडी है वो रेगुलर मोड में होती है, ठीक है। ये बाकी यूनिवर्सिटी जैसे डीयू है, जेएनयू है, बीएचयू है, जैसे बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसी तरीके से इग्नू भी है और यहाँ पे पीएचडी रेगुलर ही होती है और इसकी वैल्यू है, ठीक है। वैलिड और इनवैलिड का प्रश्न हमेशा रहता है इग्नू के लिए, तो ये वैलिड है और नेक की ग्रेडिंग जो है वो भी बहुत अच्छी है इस यूनिवर्सिटी की। और सबसे बड़ी बात है जो इग्नू में पीएचडी का जो प्रोसीजर है वो यही है कि आपको एंट्रेंस देना ही पड़ेगा, चाहे आप नेट हो, जेआरएफ हो, या फिर आपका नेट और जेआरएफ दोनों में से कुछ भी नहीं है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 55% आपका मास्टर्स में होना चाहिए, आप इसके एंट्रेंस के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये है कि जितनी भी सीट निकलती है, ठीक है, जैसे अगर पीएचडी के लिए सीट निकली थी इस बार हिंदी के लिए 8 सीट, ठीक है। तो 8 सीट का 5 गुना यानी कि 40 स्टूडेंट को वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। इग्नू पीएचडी में जो मैंने फॉर्म फिल किया था, ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था पीएचडी के लिए, ठीक है। पहला मेरा जेएनयू का था, मैंने आप लोगों के साथ उसका एक्सपीरियंस शेयर किया था, और ये दूसरा था। इसके अलावा भी मैंने 2-3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया। जो इग्नू पीएचडी जो है वो मेरा दूसरा पीएचडी के लिए इंटरव्यू है, और जो जेएनयू से मैंने सीखा वो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। जैसे मैंने आपको अपनी एक्सपीरियंस वाली वीडियो में बताया था कि किन किन चीज़ों से ऐसा लगा मुझे कि मैं अभी इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो रही हूँ, ठीक है। मतलब रिसर्चर के गुण मुझ में अभी डेवलप्ड नहीं हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इंटरव्यू देने लगोगे ना, तो आपके अंदर वो चीज़ खुद डेवलप्ड होने लगेगी, ठीक है। आपको आपके अंदर की कमी महसूस होने लगेगी और आप उसमें सुधार भी लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ भी यही हुआ है। जेएनयू का इंटरव्यू देने से मुझे बहुत बेनिफिट मिला है, हालांकि उसमें सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था, लेकिन सीखने को, जो मैंने कहा कि सीखने को बहुत कुछ मिलता है, आप इंटरव्यू ज़रूर दिया कीजिए, ठीक है। और इग्नू पीएचडी में मेरे लिए वही काम आया और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, जेआरएफ क्वालिफाइड थी मैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके फॉर्म आए कब थे, ठीक है, कैसे कैसे प्रोसीजर होता है और कब एग्ज़ाम होता है, कब इंटरव्यू होता है, मतलब कितने इंटरवल में ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। इसके फॉर्म दिसंबर में आए थे, ठीक है। दिसंबर में मैंने फॉर्म फिलिंग की और फेब में शायद, हाँ, फरवरी में इसके एग्ज़ाम हो गए थे एंट्रेंस के, ठीक है। और उसके बाद अप्रैल में इसका इंटरव्यू था, ठीक है। और इंटरव्यू आपको न्यू दिल्ली में ही देना है और जो एंट्रेंस होता है वो आपके सिटीज़ में हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको दिल्ली नहीं आना है, एंट्रेंस आपका कहीं भी हो जाएगा। एनटीए कंडक्ट कराती है इग्नू के एंट्रेंस एग्ज़ाम को पीएचडी के, और इसका जो पेपर है वो शायद हिंदी का मिला नहीं था मुझे, तो अभी आप लोगों के साथ वो मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।
और आप लोग भी उस चीज़ के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सिलेबस वैसे यहाँ पे गिवन रहता है, इस चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेना है कि आपको क्या ही पढ़ना होगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी यूनिवर्सिटी में वो लिख देते हैं कि मास्टर्स के जो सिलेबस है वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ जो इग्नू पीएचडी के लिए जो सिलेबस है वो स्पेसिफाइड है, ठीक है, और इसके लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। और रिसर्च के लिए जो पॉइंट जो हैं, मेन टॉपिक जो रहते हैं वो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन होते हैं। और हिंदी के लिए मैंने कहा कि जैसे स्पेसिफाइड सिलेबस है, तो जैसे नेट के लिए है वैसे ही इग्नू के लिए है, तो ज़्यादा कुछ वैसा नहीं है लेवल। और मुझे लगता है कि नेट के लेवल से थोड़ा सा अप है, और जो रिज़ल्ट है वो मई में आ चुका था। और इस पूरी जर्नी में यानी कि 6 मंथ इसे भी मान लेते हैं, 6 मंथ ही लगा है इस पूरी जर्नी को कंप्लीट होने में, ठीक है। इग्नू पीएचडी एडमिशन की सबसे बड़ी खासियत जो मुझे लगी वो ये कि इन्होंने किसी को भी बायस्ड तरीके से नहीं देखा, ठीक है। जैसे आप ये फील ना करें कि आपका जेआरएफ नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाएगी, ये सब कुछ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आप सभी का एंट्रेंस लिया जाता है और आप सभी को एक पैमाने पे ही तौला जाता है और देखा जाता है। अभी तक जो मैंने बात कही वो एक मोटे तौर पे जो इग्नू पीएचडी के लिए प्रोसीजर है वो उसके बारे में मैंने कहा, ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, और ये एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों को बहुत प्रेरणा देने वाला है। और सच कहूँ तो मैं इस चीज़ को अस्वीकार करने वाली थी, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानने वाली थी कि मेरा कभी भी इग्नू पीएचडी में सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये प्रोसीजर चल रहा था उस हिसाब से मैंने इतना तो सोच ही लिया था कि अब मेरे लिए मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो दरवाजे हैं वो बंद होने वाले हैं, ठीक है। मैंने बिल्कुल भी सोचा ही नहीं था कि मेरा सिलेक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। क्या ऐसी स्थितियाँ हो गई थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको जो है इसमें एडमिशन लेने के लिए और इसमें सिलेक्शन पक्का करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये कि आपको इसके एंट्रेंस में बहुत अच्छा स्कोर करना है। अगर आपने इसके एंट्रेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया ना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने एमफिल किया है या नहीं, आपका नेट है या नहीं, आपने जेआरएफ क्वालिफाइड किया है या नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क किस चीज़ से पड़ेगा कि आपका इसके एंट्रेंस में कितना अच्छा स्कोर होता है, ठीक है। तो स्कोर बहुत अच्छा रहेगा तो आपका सिलेक्शन का जो चांसेस है, आपके सेलेक्ट होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इसके जो सिलेक्शन के प्रोसीजर वो यही है कि आपको एंट्रेंस का जो टोटल मार्क्स होता है वो 400 मार्क्स होता है, और जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 क्वेश्चन ही होते हैं। 100 क्वेश्चन में कहा तो जाता है कि 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो रिसर्च मेथडोलॉजी से होते हैं, और जो 50 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ था मुझे उसमें ज़्यादा क्वेश्चन रिसर्च के मिले नहीं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसी रेशियो में हो, 50-50 की रेशियो में हो, तो उस चीज़ के लिए घबराइएगा नहीं कि 50 के क्वेश्चन नहीं मिले हैं तो अब कैसे होगा। हिंदी के भी जो क्वेश्चन होते हैं वो शोध से ही रिलेटेड होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट उसमें जो हम कहते हैं ना कि शोध की दृष्टि विकसित नहीं हो रखी होती है हमारी उस टाइम, तो इसलिए हमें वो दिखता नहीं है, ठीक है। लेकिन जो प्रश्न होते हैं वो शोध से ही रिलेटेड होते हैं, और बाद में एनालाइज करने पे वो पता चलता है कि हाँ इतने ही थे। और ठीक है, जैसा भी हो, लेकिन आप इसमें स्कोर बेहतर कीजिए, ठीक है। और जो मैंने कहा 100 क्वेश्चन होते हैं, और इस 100 क्वेश्चन मतलब हर एक क्वेश्चन का 4-4 पॉइंट है, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कंटेन करता है, तो इस तरीके से 400 हो गए मार्क्स, ठीक है। तो 400 मार्क्स में आपको 200 लाना होता है इंटरव्यू के लिए। ऐसा कहा जाता है कि 50% आप लेके आते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, लेकिन आप जो है ये लेकर मत चलिए कि 200 अगर आपका आ गया है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया ही जाएगा। हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा स्कोर करने वाले स्टूडेंट वहाँ मौजूद हों, तो आपका 200 होने के बावजूद भी आपको कॉल ना किया जाए, ठीक है। तो इस बार का जो हाईएस्ट स्कोर गया था एंट्रेंस टेस्ट में, तो वो 304 गया है, ठीक है। और मेरा स्कोर 264 था। 264 पर मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया, और उस दिन सच कहूँ तो मतलब यकीन तो था ही नहीं कि इंटरव्यू के लिए भी कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू हुआ, लेकिन आपको ये चीज़ फील होने लगता है कि जब आप इंटरव्यू के कमरे में पहुँचते हैं तो वहाँ पे बाकी स्टूडेंट से बात करने पर आपको ये एहसास होने लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सच कहूँ तो ये फील ज़रूर होगा, आपके अंदर वो फीलिंग आ जाएगी कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है।
और मैंने देखा कि मुझसे बहुत ज़्यादा स्कोर करने वाले स्टूडेंट भी वहाँ मौजूद थे। तब इंटरव्यू के लिए कॉल तो आ गई थी और फिर उस दिन मैंने इंटरव्यू भी दिया और इंटरव्यू भी मैंने एकदम बिल्कुल इस उम्मीद से नहीं दिया था कि मेरा सिलेक्शन ही होगा, ठीक है। मैं एकदम बिल्कुल काम वे में, एकदम सूदिंग वे में थी और इंटरव्यूअर जो थे प्रोफेसर जितेंद्र सर और बाकी सारे जो टीम मेंबर थे, सब ने मतलब अच्छे से मेरा इंटरव्यू लिया। और मतलब ऐसा हो चुका था कि मतलब मतलब मेरे और प्रोफेसर्स के बीच में ये चीज़ हो चुकी थी कि मेरा सिलेक्शन यहाँ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब आप बाकी स्टूडेंट से मिलते हो तो आप सबके बारे में जानने लगते हो, ठीक है। और जैसे ही मैंने इंटरव्यू वाले कमरे में देखा कि जितने भी स्टूडेंट जो इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए थे उनका JRF क्वालिफाइड था, MPhil क्वालिफाइड था, ठीक है। MPhil कर रखा था उन लोगों ने और प्लस उनका जो एंट्रेंस में जो स्कोर था वो भी बहुत अच्छा था, ठीक है। तो अब मैं उनको अपने से कंपेयर कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक तो मेरा एंट्रेंस में भी कम था, 264 था मेरा, और दूसरा कि मैंने सिर्फ JRF और मास्टर्स के बेसिस पे वहाँ पे अप्लाई किया था, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि MPhil वालों को प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। तो इस वजह से मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए निश्चिंत हो चुकी थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। और बाकी सारे स्टूडेंट को एनालाइज करते हुए मैंने मतलब उस टाइम मुझे ये पता चल गया था कि हाँ, इन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। वो तो खैर उनकी बात रही। अपनी बात ये होती है कि आपको अपना बेस्ट करना होता है फिर भी इंटरव्यू में, ठीक है। आपको पता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी आपको अपना बेस्ट देना होता है, ठीक है। उसी पॉजिटिविटी के साथ मैंने अपना इंटरव्यू दिया, ठीक है। और जब इंटरव्यू वाले कमरे में गई तो तब मैं स्ट्रेस में नहीं थी, ठीक है। क्योंकि जब आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होती ना कि आपका हाँ इसमें सिलेक्शन होना है और आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है खुद को, तो वो प्रेशर मेरे अंदर उस वक्त नहीं था, ठीक है। मैं बिल्कुल एकदम काम थी और इंटरव्यू बिल्कुल आसानी से मतलब एकदम स्मूथ वे में चल रहा था, ठीक है। और प्रोफेसर्स भी ये मुझे बता चुके थे कि चूँकि बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आए हैं तो उन्हीं के सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा थे। तो फिर जब मई में लिस्ट आई थी इंटरव्यू के रिज़ल्ट की तो मैंने देखा उसमें मेरा नाम नहीं था, ठीक है। तो कुछ वो दुख होने फील करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि पता था रिज़ल्ट क्या होने वाला है। और उसके बाद फिर मैंने बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया था उसके लिए मैं प्रिपेयर करने लगी, ठीक है। और उस टाइम ये था कि मैं मतलब हाँ था कि मतलब अगर हो जाता तो अच्छा होता। आप भी चाहते हो ना कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन हो जाए। तो अब मैं बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी अप्लाई करने वाली थी। तो एक दिन अचानक से ही मेरे ईमेल पे मैसेज आता है प्रोविज़नल ऑफ़र लेटर फॉर PhD इन IGNOU, ठीक है। तो मैं बिल्कुल एकदम शॉक्ड हो गई कि ये कैसे हो गया और मेरे पास कैसे आ गया इसका कॉल लेटर। तो मैंने तुरंत उस टाइम अपने प्रोफेसर को कॉल किया था, जितेंद्र सर को, तो ये पूछने के लिए कि सर ये क्या है। मतलब उस टाइम कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो कैसे सकता है, ठीक है। मुझे ऑफ़र लेटर भेजा कैसे जा सकता है, क्योंकि मैं लिस्ट में बहुत नीचे थी, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट अगर एडमिशन नहीं भी लेता है, वो सीट छोड़ देता है, तो भी उसके नीचे जो स्टूडेंट स्कोर अच्छा कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। अपने लिए तो मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है। वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम सबसे पहले पे था और इस वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और इस चीज़ के लिए मैं खुश भी थी कि चलो मतलब ये मुराद मेरी पूरी हो गई कि मेरा एक ये था सपना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मुझे PhD करना है। और जैसे ही मैंने ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट किया तो मुझे ये सजेस्ट किया गया कि मतलब क्या बोलते हैं, एक गाइडलाइन दी गई थी कि आपको इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपने सारे प्रोसीजर कंप्लीट करने थे, क्योंकि मेरा जो एडमिशन हुआ था वो बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में बहुत लेट हुआ था, ठीक है। सबके एडमिशन हो चुके थे और एडमिशन के प्रोसीजर जो थे मेरे बचे हुए थे। और चूँकि कोर्स वर्क स्टार्ट होने वाले थे, PhD के कोर्स वर्क स्टार्ट होने वाले थे, उससे पहले मुझे एडमिशन लेना था। मेरे पास टाइम बहुत कम था। इस पूरे प्रोसीजर को मैंने कितनी जल्दी में कंप्लीट किया है और बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें मैंने ये नोटिस किया कि एक और चीज़ जो यहाँ पे थी वो ये कि IGNOU PhD में जो है वो इनरोलमेंट लेने से पहले स्टूडेंट ये ध्यान रखें कि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। ना बॉयज़ के लिए ना गर्ल्स के लिए, ठीक है। आपको बाहर ही रूम रेंट लेकर या फिर PGs में रहना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब यूनिवर्सिटी का अपना हॉस्टल नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ आपको फॉर्म फिल करते वक्त भी ध्यान रखना है, वो वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट इस चीज़ के लिए देखते नहीं है, हड़बड़ाहट में फॉर्म फिल कर देते हैं और बाद में फिर सीट वो छोड़ कर चले जाते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए ही फॉर्म फिल PhD से रिलेटेड जो भी सवाल हैं आपके मन में,
तो वो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। एडमिशन प्रोसीजर को लेकर, फ़ीस को लेकर, ठीक है, जो भी सवाल पीएचडी को लेकर हैं, कोर्स वर्क में क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब क्योंकि मेरे कोर्स वर्क स्टार्ट हो चुके हैं तो इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी धीरे धीरे, ठीक है। मन में जो भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। तो आप लोग भी इसी तरीके से तैयारी कीजिए। और फाइनली मैं इग्नू पीएचडी की रिसर्च स्कॉलर बन चुकी हूँ और इग्नू पीएचडी का जो कैंपस है वो बहुत सुंदर है। और वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, तब तक आप इग्नू कैंपस की खूबसूरती को एंजॉय कीजिए।